दोस्तों हमारी प्रोफेशनल रशियन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको हमारे रशियन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए हम जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। हे गाइस, इंडिया वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रांग है। रशिया और यूक्रेन के वॉर में भी सभी ने कोशिश की कि इंडिया को रशिया के खिलाफ कर दिया जाए। यूएस और वेस्टर्न मीडिया जब भी इंडिया कुछ अच्छा करता है या इंडिया के कुछ अचीवमेंट्स होते हैं तो इसे ये इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब मोदी जी ने पुतिन के साथ एक मीटिंग में उनको ये कहा कि अब जंग खत्म करने का समय आ गया है, तो ये सुनते ही वेस्टर्न मीडिया पागल हो गए। सारे हाथ धोकर पीछे पड़ गए कि वाह, मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया है, मोदी जी ने बहुत अच्छा बोला है। सारे मिलकर, यहाँ तक कि इनकी गवर्नमेंट भी मिलकर मोदी जी की तारीफ करने लगे। जबकि यही थे जो मोदी जी को क्रिटिसाइज किया करते थे कि आप रशिया और यूक्रेन के वॉर पे न्यूट्रल क्यों हैं? इंडिया क्यों नहीं कुछ कह रहा? तो कहने का मतलब है, जब इनके हिसाब से चीजें होती है तो ये सही रहते हैं, लेकिन अगर इनके हिसाब से कोई कुछ नहीं कर रहा है तो वो इंसान गलत है। लेकिन जितना ही इन्होंने इंडिया और रशिया के बीच फूट डालने की कोशिश की है, उतनी ही हमारी फ्रेंडशिप और स्ट्रांग हुई है। और पुतिन ने रिसेंटली अपने एक्शन से इसे प्रूव भी किया है। वैसे कहने को तो बहुत कोई कहते हैं दैट इंडिया इज माय फ्रेंड, लेकिन रियल में वही होते हैं जो करके दिखाते हैं। तो रिसेंटली रशिया के गवर्नमेंट ने अपने न्यू मैप में पीओके और अक्साई चीन को एज इंडिया का पार्ट दिखाया है, जहां दूसरी तरफ यूएसए के गवर्नमेंट पीओके को आजाद कश्मीर के रूप में शो करता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अ रियल फ्रेंड इज वन हु वॉक्स इन व्हेन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉक्स आउट, एंड इट शोज हुज आर रियल फ्रेंड एंड हुज दिखावे का फ्रेंड। रशिया ने ऑलमोस्ट 6 बार अपने वीटो पावर का यूज करके इंडिया को यूएस के सैंक्शन से बचाया है। और यूएसए ने क्या किया है? हमेशा पाकिस्तान का साथ देना और इंडिया से उम्मीद करना कि समय आने पर वो उनका साथ देंगे। और वीडियो देखकर तो लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज से ज्यादा इन जनाब को दिक्कत है इंडिया से। तो चलिए देखते हैं इन्होंने इंडिया के बारे में क्या क्या कहा है, एंड लेट मी नो इन द कमेंट कि क्या इन्होंने जो कहा वो सही था। पर शुरू करने से पहले, क्या आपने पंकज गोयल के न्यू सॉन्ग आई लव माई लाइफ ये सुना? अगर नहीं सुना देन चेक आउट द लिंक बिलो। सो लेट्स स्टार्ट। बिलियन से ज्यादा लोगों के साथ भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हम यूनाइटेड स्टेट के एक पार्टनर के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप है। और शायद इसीलिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फोरम के दौरान भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन में पुतिन के इंटरफेरेंस को रोकने को कहा। भारत के पीएम मोदी जी रशिया के प्रेसिडेंट से कहते हैं कि ये वॉर का युग नहीं है, और हर दिन डे बाई डे बेसिस पर भारत ने रशिया के खिलाफ सैंक्शंस ज्वाइन नहीं किए हैं और आगे क्या है इस पर ध्यान देते हैं। इंडिया का रशियन ऑयल इम्पोर्ट अप्रैल के बाद 50 गुना ज्यादा बढ़ गया है। आपने सही सुना, जैसे ही यूक्रेन पर रशिया का अटैक शुरू हुआ, भारत ने रशियन ऑयल खरीदना शुरू कर दिया, जैसे कि उन्हें फिर मौका ही नहीं मिलेगा। और हम किसी स्मॉल इंक्रीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये लगभग 50 गुना ज्यादा ऑयल है जिसे वो पहले इंपोर्ट कर रहे थे। ऑब्वियसली भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जिसने इकोनॉमी सैंक्शंस को अनदेखा किया है। याद रखिए कि ऑयल रशियन इकोनॉमी का बेस है। अगर सारी कंट्रीज ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया तो वो यूक्रेन में वॉर जारी रखने में सक्षम होने के लिए स्ट्रगल करेंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो फैक्ट ये है कि भारत ने रशिया से इतना ज्यादा ऑयल खरीदा है कि वो लगभग रातों रात मॉस्को के लिए एक रियल लाइफलाइन हो सकता है। US seeking increased arms sales with India amid Russian sanctions. I know, your heads have exploded, haven't they? वास्तव में यूनाइटेड स्टेट इंडिया के लिए $5 मिलियन का मिलिट्री एड पैकेज तैयार कर रहा है। यूएस इंडिया को आर्म्स एड पैकेज देकर रशिया के वेपन्स को सेपरेट करना चाहता है। लगभग $500 मिलियन की ये डील भारत को इजराइल और इजिप्ट के करीब रखेगा। इंडिया रशियन मेड मिलिट्री हार्डवेयर का सबसे बड़ा खरीदार है, और इन सभी फैक्ट के बावजूद भी भारत रशिया के खिलाफ सैंक्शंस को अनदेखा कर रहा है। और सवाल ये है कि भारत इस वॉर में रशिया का सपोर्ट क्यों कर रहा है? क्या भारत वेस्टर्न सैंक्शन से रशियन इकोनॉमी को बचा सकता है? और सबसे जरूरी बात कि इन सब के बावजूद भी यूएस डिफेंस जैसे इंपॉर्टेंट चीजों के लिए भारत के साथ कोऑपरेशन क्यों जारी रखता है? आज हम इन सभी सवालों का जवाब देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हिस्ट्री पर थोड़ी नजर डालते हैं। 1955 से भारत थर्ड वर्ल्ड से है। एक्चुअली थर्ड वर्ल्ड शब्द 1955 में बैंगटन कॉन्फ्रेंस में यूज किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में वो सभी कंट्रीज जो कोल्ड वॉर में साइड नहीं लेना चाहते थे एक साथ आए थे। अगर कैपिटलिस्ट ब्लॉक फर्स्ट वर्ल्ड होता और कम्युनिस्ट ब्लॉक सेकंड वर्ल्ड होता तो वो थर्ड वर्ल्ड होते। इस लिस्ट में इंडोनेशिया, युगोस्लाविया और इंडिया जैसे कंट्रीज थे। इसके बारे में सोचिए, आजादी के बाद भारत में
दो ब्लॉक्स के बीच एक हाइब्रिड सिस्टम था। पॉलिटिकली इंडिया किसी भी दूसरे वेस्टर्न कंट्री की तरह एक लिबरल डेमोक्रेसी है। एक इकोनॉमिक नजरिए से भारत कैपिटलिज्म से बहुत दूर है। कई मामलों में उनका 5 सालों का प्लान भी रहा है। दूसरे शब्दों में ये दो ब्लॉक्स के साथ अच्छे संबंध रखने वाली कंट्री थी। इसके अलावा वेस्ट के ऑपोजिट सोवियत यूनियन हमेशा भारत के लिए मेन इश्यूज पर भारत के साइड था। फॉर एग्जाम्पल यूएन के सभी वोट्स में उन्होंने पाकिस्तान के साथ कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा भारत का सपोर्ट किया है। इसके संबंध में यूनाइटेड स्टेट का पोजीशन अनक्लियर रहा है। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में क्या कहना है? 1974 में भारत ने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब का पहला परीक्षण किया था। यूनाइटेड स्टेट ने इकोनॉमिक सैंक्शंस का जवाब दिया है। रशिया ने इंडिया को हैवी वाटर और न्यूक्लियर एडवाइस देना शुरू कर दिया। वेट अ मिनट, ये सिर्फ डिप्लोमेसी के बारे में नहीं है, हम वेपन्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। और मेरा यकीन कीजिए कि ये इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप का मेन पिलर है। मैं आपको ये बता दूं, 2016 तक भारत के वेपन्स का 69% इम्पोर्ट रशिया से हुआ था। नेचुरली एक अच्छे नॉन अलाइन कंट्री के रूप में नई दिल्ली ने यूनाइटेड स्टेट के साथ साथ दूसरी कंट्रीज से भी वेपन्स खरीदे, लेकिन इसका अब तक का मेन सप्लायर रशिया है। और आप ये पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है? इसका मेन रीजन है कि वो सस्ते हैं। रशियन वेपन्स में कई सारे डिफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक बात प्राइस की है तो ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। और जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम सिर्फ वेपन्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके रिपेयर के पार्ट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। भारत के आर्मरी का 80% स्पेयर पार्ट रशिया से आता है और ये लिस्ट काफी बड़ी है। हम एनर्जी सेक्टर के बारे में भी बात कर सकते हैं और ये सच है कि भारत अपने एनर्जी मिक्स में शायद ही गैस का यूज करता है और भारत की 6% इलेक्ट्रिसिटी गैस से आती है। हालांकि 2019 में इंडियन गवर्नमेंट और रशियन स्टेट द्वारा ओन्ड कंपनी रोसाटोम कम से कम नई न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के इरादे के समझौते पर पहुंचा। फिलहाल रशियन कंपनी कंट्री के मेन पावर प्लांट्स में से एक कनकलमा पावर प्लांट में 5th और 6th रिएक्टर को बना रही है। दूसरे शब्दों में इंडिया और रशिया के बीच रिलेशंस हमेशा करीबी ही रहे हैं। इनफैक्ट 10 में से 6 इंडियन वॉर के बावजूद मॉस्को के साथ संबंध बनाए रखने के लिए उनकी गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं। अब क्या हम कमिटेड सपोर्ट की बात कर रहे हैं या सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट की? आइए उस पर एक नजर डालते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कौन है? उनकी आइडियोलॉजी क्या है? आप कह सकते हैं कि मोदी जी एक पॉपुलर लीडर है और नेशनलिस्ट है और अपने लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है। आपको ये बता दूं कि लोअर हाउस में उनकी पार्टी के पास 60% से भी ज्यादा सीट है। और ये किस आइडियोलॉजी को मानते हैं? ब्रीफली हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी का प्रोग्राम 3 पिलर्स पर बेस्ड है। एक तरफ हमारे पास काफी नेशनलिज्म है और नरेंद्र मोदी जी, डोनाल्ड ट्रंप एक साथ एक दूसरे को खुशी खुशी गले लगाते देखेंगे। और उनकी गवर्नमेंट का सेकंड पिलर टेक्नोक्रेसी है। मोदी जी भारत के हाइपर ऑफिशियलिज्म को खत्म करने के वादे के साथ सत्ता में आए हैं। मान लेते हैं कि इसका रिजल्ट बहस करने वाला है। और मोदी जी की गवर्नमेंट का थर्ड पिलर कुछ और नहीं है बल्कि वेस्ट के साथ क्लोज रिलेशंस है। और मेरा यकीन कीजिए, इस मामले में नरेंद्र मोदी जी की डिप्लोमेसी काफी कॉन्शियस है। खुद ट्रम्प से ज्यादा ट्रम्पिस्ट होने के बावजूद भी मोदी जी बराक ओबामा के पर्सनल फ्रेंड थे। इतना ही नहीं, ओबामा टाइम मैगजीन के लिए प्रोफाइल लिखने के लिए वहाँ तक गए जहाँ वो उनके लिए फॉरएवर लव को डिक्लेयर करते हुए दिख रहे थे। ये सरप्राइजिंग नहीं है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान नई दिल्ली और वॉशिंगटन बिना किसी फ्लॉ के साथ रहे हैं। और आप कहेंगे कि वर्ड से आगे वेस्ट के क्लोज आने का क्या मतलब है? दूसरी बातों के अलावा इसका मतलब सभी तरह के सिक्योरिटी अलायंस बनाना है। ये बहुत आसान है, भारत के सबसे बड़े ओपोनेंट्स में से एक से अपने आप को बचाना। और आपको क्या लगता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? पाकिस्तान? नहीं, एक और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही डरावना ओपोनेंट, चाइना। फॉर एग्जाम्पल, ये बताता है कि भारत क्वाड का हिस्सा क्यों है। एक स्ट्रेटेजिक अलायंस जिसमें यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया शामिल है। लेकिन एक बार फिर हम सिर्फ डिप्लोमेसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम फैक्ट के बारे में भी बात कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम हथियारों के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए क्लियरली ये जानते हैं कि रशियन वेपन्स क्यों सस्ते होते हैं। वो अम्यूजमेंट पार्क के शॉटगन से ज्यादा डिफेक्टेड है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यूक्रेन पर एक नजर डालिए। ये रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को डेडिकेटेड विजुअल पॉलिटिक की वीडियो देखिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरह के डिफेक्टेड आर्मरी के साथ इंक्रीजिंगली पावरफुल चाइना को रोकना मुश्किल है। और मेरा यकीन कीजिए कि मोदी जी इस मामले में टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं कर रहे हैं। इस चार्ट को एक बार देखिए। मैं आपको बता दूं कि 2016 से पहले हथियारों का लगभग 70% इम्पोर्ट रशिया से होता था और अब ये 30% से भी कम है। फ्रांस पहले से ही उनके रफाल और मिराज फाइटर जेट्स बेच रहा है। और मुझे पता है कि आप सब क्या सोच रहे हैं। क्या हमने ये नहीं कहा कि यूएस वेपन्स बहुत महंगे हैं? हाँ, वो महंगे हैं, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और भारत के पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है। तो सोल्यूशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इसका सोल्यूशन है इंडियन कंपनीज
कंपनीज के साथ जॉइंट बिजनेस करना, एक अमेरिकन मैन्युफैक्चरर एक इंडियन मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर काम करने के लिए कई कॉस्ट सेविंग्स के साथ एक एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन करता है और शायद यूएस वर्जन की तुलना में ज्यादा लिमिटेड है और किसी भी मामले में रशियंस की तुलना में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो इस टाइप के एग्रीमेंट से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अभी भी एक हाईली सेंट्रलाइज कंट्री है। आर्म्स इंडस्ट्री में हाइपर ऑफिशियलिज्म वाले राज्यों के स्वामित्व वाले दिग्गजों का शासन है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कंपनीज। और ये बताता है 2020 में मोदी जी ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए डोर्स ओपन किए, जिसके पास अब एक आर्म्स कंपनी का 74% का ओनरशिप हो सकता है। और मेरा यकीन कीजिए ये सोल्यूशन पहले से ही इफेक्टिव होने लगा। इसे सुनिए, लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस सिस्टम ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें ये कंफर्म किया गया है कंपनीज इंडिया में F-16 ब्लॉक 70 को प्रोड्यूस करने के लिए हाथ मिलाने का इरादा रखते हैं। अपने पूरे आर्मरी को बदलना कुछ ऐसा है जो रातों रात नहीं किया जा सकता है। रशिया डिफेंस और एनर्जी दोनों में भारत के लिए इम्पोर्टेंट बना हुआ है और इसीलिए मोदी जी ने ये डिसाइड किया है कि वो रशिया पर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। क्या ये एक अच्छा आइडिया है या ये एक बुरा आइडिया है? हम निश्चित रूप से विजुअल पॉलिटिक्स पर उनकी तारीफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि इंडिया इस सिचुएशन से काफी कुछ हासिल कर रहा है। भारत सस्ते रशियन ऑयल के साथ एनर्जी सोर्सेस में वेरिएशन लाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दूं कि वॉर से पहले रशिया ने भारत के ऑयल सप्लाई का सिर्फ 0.5% हिस्सा लिया था। अब ये 10% से ज्यादा है। अप्रैल 2021 में भारत ने हर दिन लगभग 22,500 बैरल रशियन ऑयल खरीदा। अप्रैल 2022 में इसका आंकड़ा 6,80,000 से ज्यादा था। और आप में से सबसे स्मार्ट पहले से ही ये कह रहे होंगे कि देखिए, सैंक्शंस के बावजूद भी रशिया इस तरह से ग्रो कर सकता है, राइट? यूरोपियंस को ऑयल बेचने के बजाय अब ये इंडिया को बेचता है, जिनकी आबादी बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में ये नई दिल्ली है जिसने एक्चुअली में डील की है। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है, इसीलिए प्राइसेस एस्ट्रोनॉमिक लेवल्स तक बढ़ गई है। कुछ पॉइंट्स पर ब्रेंट के एक बैरल की कीमत $120 से ज्यादा हो गई है। कोई भी वेल्दी कंट्री रशिया से ऑयल नहीं खरीदना चाहती है और तब इंडिया आता है और कहता है, मेरे फ्रेंड, मेरे पार्टनर, मेरे टॉप रिच, चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ हूँ आपसे ऑयल खरीदने के लिए, लेकिन मैं प्रैक्टिकली एकमात्र खरीदार हूँ। आप मुझे इसे एक फ्रेंडली प्राइस पर खरीदने दीजिए। $30 पर बैरल डिस्काउंट के बारे में क्या ख्याल है? और रशिया के पास होप्स के थ्रू जंप करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दूसरे शब्दों में, भारत मार्केट प्राइस से काफी कम में ऑयल खरीद रहा है। अगर दूसरे तरीके से कहें तो बिजनेस में ये आइडियोलॉजी और फ्रेंडशिप कम और सिचुएशन का फायदा उठाने वाले ज्यादा है। यूरोप एक दिन में 3.1 मिलियन से ज्यादा रशियन बैरल इंपोर्ट कर रहा था। ये वॉर से पहले था। इंडिया एक दिन में लगभग 6,80,000 बैरल खरीद रहा है। दूसरे शब्दों में, क्या यूरोप को रशिया से ऑयल खरीदना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, जिसकी काफी संभावना है? भारत नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा, ना तो प्राइसेस की और ना ही क्वांटिटी की। तो अब सवाल ये है कि ब्रिटेन इंडिया के साथ कोऑपरेशन को मजबूत क्यों बनाए रख रहे हैं? अब हम उस पर गौर करने जा रहे हैं। रशिया के अलावा वेस्टर्न सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा चाइना है और इस मामले में भारत के इंटरेस्ट को वेस्ट के साथ ज्यादा स्ट्रांग नहीं किया जा सकता है। अगर इस नजरिए से देखें तो भारत के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। बस ये याद रखिए कि चाइना और इंडिया के बीच हर तरह के बॉर्डर इशू है। हिमालय के बॉर्डर पर हर कुछ सालों में कोई न कोई झड़प होती रहती है, लेकिन बिना किसी डाउट के सबसे बड़ा खतरा ये है। इस मैप को देखिए, आप यहाँ जो देख रहे हैं वो पर्ल स्ट्रेटेजी का सीरीज है, जो चाइना द्वारा फंडेड पोर्ट्स का एक सीरीज है और अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया को घेरने के लिए स्ट्रेटेजिकली रखा गया है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की। ऑन पेपर ये पोर्ट्स सिविलियंस के यूज के लिए है, लेकिन इसका भुगतान चाइना द्वारा किया जा रहा है और पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश बहुत वीक इकोनॉमीज हैं और इसीलिए किसी भी समय चाइना इन पर चाइनीज नेवी को उनसे ऑपरेट करने के लिए अनुमति देने के लिए प्रेशर डाल सकता है। सालों से चाइना विजुअल पॉलिटिक कॉल पर शुगर डैडी डिप्लोमेसी का यूज कर रहा है। इसे हमने कई बार पिछले वीडियोस में समझाया है। इन शॉर्ट, चाइना उन पोर्ट्स को मिलिट्री यूज में बहुत आसानी से बदल सकता है और ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफी खतरनाक है। ये वाशिंगटन के साथ नई दिल्ली के सभी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री अलायंस को एक्सप्लेन करता है। तो चाइना को रोकने के लिए भारत क्या कर सकता है, आप ये पूछ सकते हैं, और ये काफी कुछ कर सकता है। विशेष रूप से एक चीज, जियोग्राफी। इस दूसरे मैप को देखिए, आप यहाँ जो देख रहे हैं वो मलक्का स्ट्रेट है, ग्लोबल ट्रेड के केंद्रों में से एक। चाइना तक पहुँचने वाली 70% से ज्यादा गैस और ऑयल यहीं से होकर गुजरती है। चाइनीज को एक पल से दूसरे पल तक कोलैप्स करने के लिए सिर्फ एक दिन के लिए शिप्स के ट्रांसिट में कटौती करनी होगी। और कौन सी कंट्रीज इस ट्रैफिक में कटौती कर सकते हैं, और एग्जैक्टली इंडिया ऐसा कर सकता है। और वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ इन दूसरे आइलैंड्स को देखिए, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड है। ये वास्तव में एक डेजर्ट आइलैंड है। कुछ साल पहले इन आइलैंड्स को सिर्फ उन इंडिजियस ट्राइब्स के लिए जाना जाता था जो उनमें बसे हुए थे। हालांकि अब वहाँ चीजें काफी बदल रही हैं। इसे सुनिए, अंडमान में नई नेवल बेस इंडियन ओशन में मिलिट्री पोस्चर को बढ़ाता है और ये सब बताता है कि यूनाइटेड स्टेट्स भारत के साथ रिलेशन को बेहतर बनाने में इतना इंटरेस्टेड क्यों है।
है। इस नजरिए से देखा जाए तो भारत रशिया के मामले में न्यूट्रल है। वाशिंगटन का इंटरेस्ट ये है, नई दिल्ली के पास चाइना को रोकने के लिए एक अच्छी सेना तैयार है, बाकी सब सेकेंडरी है। इसके अलावा भारत के लिए रशिया से ऑयल खरीदना किस हद तक जरूरी है, इसके बारे में सोचिए। इस वीडियो को बनाते समय भारत के साथ रशियन ऑयल के प्राइस कैप को लेकर बहस हो रही थी। कई G7 कंट्रीज यानी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज रशिया से आने वाले ऑयल्स का मैक्सिमम प्राइस तय करना चाहती है। उसके लिए काम करने के लिए सभी मेजर इकोनॉमीज को सहमत होना होगा और ऐसा लगता है भारत इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, कम से कम ये वीडियो बनाते समय तो नहीं। सवाल ये है कि क्या इससे वाकई में कोई बड़ा फर्क पड़ता है, इसके बारे में सोचिए। अगर इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो पहले से ही इसे मार्केट प्राइस से काफी कम में बेच रहे हैं। दूसरे शब्दों में पेंडिंग पर कैप या नो कैप, भारत सिर्फ साइबेरियन ऑयल में इंटरेस्टेड है अगर वो इसे सस्ते प्राइसेस में खरीद सकते हैं। फिलहाल के लिए इसका कंक्लूजन ये है कि ऐसा नहीं लगता है वाशिंगटन भारत को यूक्रेन वॉर से बाहर बिजनेस करने के बारे में ज्यादा परेशान है। इस मामले में इम्पोर्टेंट बात चाइना पर इंडिया का पोजीशन है और इस पॉइंट पर सवाल ये है कि आपको लगता है कि भारत कभी भी वेस्टर्न वेपन्स के साथ अपने पूरे आर्मरी में सुधार करेगा? क्या रशिया के खिलाफ सैंक्शंस में शामिल होने के लिए भारत पर प्रेशर देना एक अच्छा आइडिया होगा? आप कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिख सकते हैं। पहला कमेंट है अंकुर गुप्ता। इन्होंने लिखा है यूएस अपने काम से मतलब रख रहा है, एक तरफ इंडिया को आर्म्स बेचकर और दूसरी तरफ पाकिस्तान को F-15 वेपन्स के पार्ट्स देकर। इंडिया भी अपने काम से मतलब रख रहा है रशिया से ऑयल खरीद के, यूरोप भी अपने काम से मतलब रख रहा है रशिया से गैस खरीद कर। तो ये सबके इंटरेस्ट के बारे में है, मोरालिटी के बारे में नहीं है। जब दूसरे कंट्री के अगेंस्ट युद्ध छेड़ने की बात आती है तो अमेरिका उनके एलाइज सबसे आगे रहते हैं। हाँ, बात तो सही कही, शुरू खुद करते हैं, दूसरी कंट्री का कहो या पूरी वर्ल्ड का कहो, पीस को डिस्ट्रॉय यही खुद करते हैं और फिर बाद में गलती दूसरों पर थोप देते हैं और ज्ञान देने चले आते हैं, और ज्ञान देने में तो ये काफी माहिर भी है। फिर अगला कमेंट है R1A। इन्होंने लिखा है एक बार एक महान व्यक्ति ने कहा था यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन पूरी दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की नहीं, ऐसा यूरोप को लगता है। अपनी आंखें बंद करो और ध्यान से सोचो कि इंडिया के इतने पॉपुलेशन के नीड के लिए ये कैसे पॉसिबल है इतना एक्सपेंसिव ऑयल परचेज करना। फिर नेक्स्ट कमेंट है ग्रेग ग्रेसन। इन्होंने लिखा है वेल, इंडिया और रशिया ने हमेशा कोल्ड वॉर के थ्रू इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद से एक दूसरे का समर्थन किया है। ये एलाइज नहीं है, ये फ्रेंड्स है। ड्यूरिंग 2020 इंडिया और चाइना के बीच लास्ट झगड़े के दौरान भी रशियंस ने इंडिया को मिलिट्री सपोर्ट दिया, तो इससे मुझे आश्चर्य नहीं होगी कि इंडिया अब भी रशिया का फ्रेंड क्यों बना हुआ है। फिर अगला कमेंट है कॉस्मोलॉजिस्ट। इन्होंने लिखा है मैं इस बात से हैरान हूँ कि वेस्टर्न लोग इंडिया के बारे में कितना कम जानते हैं और इसकी झलक मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। फिर निनावे ने कमेंट किया है यहाँ जियोपॉलिटिक्स में कोई भी दोस्त नहीं होता, सारे पर्सनल इंटरेस्ट्स है। फिर जॉन एडम्स ने कमेंट किया है आपने इसे गलत तरीके से दिखाया है, इंडिया ने इस कॉन्फ्लिक्ट में रशिया का सपोर्ट नहीं किया है, इंडिया ने बस इसे अलग रखा है और अपने प्रॉब्लम्स पर फोकस किया है। वेस्टर्न कंट्रीज रशिया से यूरेनियम खरीद रहे हैं, क्या इससे रशियन इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं मिलेगा? और यूएसए ने हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, ये जानते हुए भी कि वो टेररिज्म का सपोर्ट करता है, और रशिया डेफिनेटली कोल्ड वॉर के बाद से इंडिया का सपोर्ट करेगा, तो रशिया डेफिनेटली कोल्ड वॉर के बाद से इंडिया का ही सपोर्ट करेगा ना। तो बात ऐसी है कि इनके पैसे और प्रॉपर्टीज तो चोरी के हैं, तो उन पैसों से भला किसी के इकोनॉमी को कैसे हेल्प हो सकती है? रशियन इकोनॉमी को हेल्प सिर्फ इंडियन पैसों से ही हो रही है, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा तो ये खुद कह रहे हैं। अब देखिए ऑयल और बाकी रिसोर्सेज तो बाकी कंट्रीज भी खरीद रही है, लेकिन दिक्कत इनको हमारे ही खरीदने से होनी है। और रही बात यूएसए की, तो इसने हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, ये जानते हुए भी कि वो एक टेररिस्ट कंट्री है, तो क्या टेररिज्म का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ये? फिर अगला कमेंट है धर्मेंद्र बाबू। इन्होंने लिखा है ऑयल की परचेज बढ़ गई है और यूक्रेन में जो हो रहा है वो हमारा मैटर नहीं है। यूरोप ने भी कभी केयर नहीं किया कि एशिया में क्या हो रहा है जब हमारे युद्ध होते थे। फिर डोनाल्ड मैकडोनाल्ड ने लिखा है इंडिया की स्ट्रैटेजी कुछ हद तक टर्की जैसी ही है, वो दोनों साइड से खेल रहे हैं ताकि उन्हें बेनिफिट हो, एंड फॉर दैट आई डोंट ब्लेम देम बिकॉज हर कंट्री अपना इंटरेस्ट देखेगा। इंडिया रशिया से सस्ते ऑयल परचेज कर रहा है इसलिए नहीं कि रशिया का सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि इसमें उनका लाभ है। इंडिया की वेस्ट के साथ कॉर्पोरेशन बढ़ाने की संभावना है। फिर स्टेफनी ब्रेली ने लिखा है इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण जो हर बुद्धिमान व्यक्ति के माइंड या लिस्ट में हमेशा सबसे पहली बात आती है वो है इनकम के डिफरेंट स्ट्रीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है। फिर इक्विटी बॉस ने लिखा है करेक्शन, इंडिया अमेरिका का सहयोगी नहीं है और ना ही हम कभी बनेंगे। अगर रशिया और अमेरिका में से किसी एक को चुनने की बात आती है तो हम दोनों में से किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। और अगर बात करें रशिया से ऑयल इम्पोर्ट करने की, तो जहाँ इंडिया चाहेगा
वो वहाँ से ऑयल खरीदेगा। रशिया टोटल ऑयल इंपोर्ट का 1.5% हिस्सा है। इसका अधिकांश हिस्सा इराक से है। अमेरिका ना ही हमारा दोस्त है और ना ही भाई, ये बस बिजनेस है और कुछ नहीं। अगला कमेंट है डेविड स्मिथ। इन्होंने कमेंट किया है, जब चाइना दोबारा कश्मीर को लेकर इंडिया पर अटैक करेंगे तो इंडिया की हेल्प कोई नहीं करेगा। रशिया को चाइनीज सपोर्ट की जरूरत है वॉर की वजह से, और वेस्टर्न से इंडिया के लिए उम्मीद बहुत कम है क्योंकि इंडिया ने वेस्टर्न सैंक्शंस को इग्नोर किया है। सो गुड लक इंडिया, यू आर गोइंग टू नीड इट। ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लगता है वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया की काफी हेल्प की है पहले। लगता है इन्होंने अच्छे से हिस्ट्री नहीं पढ़ी। जब जब हमें जरूरत पड़ी और जब जब हमने हेल्प मांगी तब हेल्प के नाम पर वेस्टर्न कंट्रीज ने बस दिखावा ही किया है। तब कहाँ थे आप? सो रहे थे। और रही बात उम्मीद की, तो उम्मीद हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया से की है कि इंडिया इनकी बात माने। Wait a minute. Who are you? तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।